मेरे चैनल की ओर से आप सभी को नमस्ते। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जो जहाँ होंगे अपने लाइफ में बहुत ही खुशहाल होंगे। फिलहाल मैं बालकोनी आके थोड़ा सा वीडियो का क्लिप ऐड कर रही हूँ, वो बना रही हूँ क्योंकि मेरा भाई छोटा जो है वो आया हुआ है, जो एक्साइज इंस्पेक्टर 2021 में निकला था उसका, वो अभी आया है 6 महीना नौकरी के बाद। तो मैं उससे बात करती हूँ, जो वो जीरो से हीरो कैसे बना वो इस वीडियो में आप लोगों को हम दिखाते हैं, उससे पूछते हैं जो उसका क्या रहा। वैसे तो हम लोग सब जानते हैं मेरा तो, लेकिन वो अपना जगह कैसे, कहाँ पे कैसे आया, जीरो कैसे शुरुआत किया, क्या उसका बेस था, कहाँ से। तो मैं थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं उससे पूरा पूछूंगी और पूरा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसलिए करूंगी उसको भी यादगारी रहेगा और हमको भी यादगारी रहेगा। यूट्यूब का फैमिली भी जो अगर देख पाएगा तो देखेगा तो सबको भी समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ, थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं मिलाती हूँ अपने भाई से, छोटा भाई से। तो अभी उधर म्यूजिक चल रहा है, इसीलिए हम बालकनी आ गए हैं। तो मैं उससे जाके पहले बात करती हूँ, उसके बाद उसके साथ में आप लोगों को वीडियो में करूँगी। उससे जीरो से हीरो की कहानी हम सुनेंगे, उसी के जुबानी। तो मिलिए आप, यही मेरा छोटा भाई है जो जीरो से हीरो का कहानी बताएगा और यही बताएगा। इसको हम तो जानते नहीं होते, यही बताएगा। बताओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुंजन, दीदी ने बताया कि मैं अपने YouTube फैमिली को तुम्हारे संघर्ष के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ। ताकि मोटिवेशन मिले लोगों को, क्योंकि जीवन बहुत ही, मेरा जो लाइफ है अभी मैं जहाँ पहुँचा हूँ एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रहा है। और ऐसे सिचुएशन से अपने आप को उबार पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वो दूसरों को भी मोटिवेशन मिले, इसलिए दीदी ने बोला कि शेयर करो अपनी कहानी। जीरो से हीरो का कहानी, इसको हम जीरो से इसका शुरुआत मानते हैं और जीरो से हीरो का जो कहानी होता है ये बता रहे हैं आपको, सुनिए आप लोग। जी, तो सबसे पहले हम अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में कुछ आप लोगों को बता दूं कि हम लोग कहां से आते हैं। बिहार के एकदम से आप कह सकते हैं देहात में गांव है हमारा, जहां कोई सुविधाएं नहीं थी हमारे बचपन में पढ़ाई लिखाई की, या फिर अच्छे पढ़ाई लिखाई की। कहने को तो सरकारी स्कूल था ही, हर गांव में रहता है, बट सरकारी स्कूल की पढ़ाई की क्या स्टैंडर्ड होती है आपको पता है। बट हमारे पेरेंट्स, हमारे पापा मम्मी, स्पेशली पापा का पढ़ाई के प्रति इतना था कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़ें। इसके लिए उन्होंने उस टाइम में भी गांव में फार्मर रहते हुए, 2000 ईस्वी की बात है ये। मेरे इसमें एक लाइन में कट करूंगी, मेरे जो बाबा थे वो निरक्षर जो मानते हैं ना, वो निरक्षर थे, भैंस चराते थे, खेती करते थे, बिल्कुल निरक्षर थे। और मेरे पापा जो थे फिजिक्स से बीएससी थे, मतलब पढ़ाई का ललक बाबा से ही, मतलब मेरे पापा में आया और पापा से इसमें। और पापा पढ़े तो, लेकिन पढ़ के कुछ कर नहीं पाए, तो वही चाह रहे थे कि हमारे बच्चे पढ़ के कुछ कर पाए। तो उसके लिए उन्होंने अपनी हर चीज झोंक दी कि मैं बच्चों को पढ़ा के कहां से पहुंचा सकूं, कहां तक पहुंचा सकूं। तो मैं बता रहा था अपनी जर्नी के बारे में। तो गांव से पापा ने उस टाइम में गांव में रहते हुए एक किसान अपने 2 बेटों को हॉस्टल में रख दिया। उन्होंने दूर गांव से करीब 40-50 किलोमीटर दूर एक अच्छा स्कूल था जिसमें आवासीय व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था भी थी। तो वहां उन्होंने 2 बच्चों को डाला। गांव में एक किसान होते हुए भी हार्डली दे मैनेज आवर एक्सपेंसेस। इवन आफ्टर दैट हमने 10वीं क्लियर की। 10वीं के बाद फिर 11वीं 12वीं के लिए हमें इच्छा थी कि IIT JEE की तैयारी करूं, सभी की होती है गांव घर में। तो उसके लिए भी पापा तैयार हो गए कि हाँ भाई चलो करो, तुम तैयारी करो, जहां से करना हो वहां से करो। तो बात कोटा की उठी, पटना की उठी। तो मैंने सोचा कि पटना में रह के किया जाए, पटना में भी सारी व्यवस्थाएं हैं। तो पटना आया मैं, लेकिन पटना आके यहाँ पे मैं घर से निकला तो एक अलग माहौल में आया और यहाँ मैं खेलने में ज़्यादा लग गया। यहाँ क्रिकेट में बहुत खेलने लग गया पटना में। घर में पापा मम्मी थे नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कहीं भी मैच हो वहाँ पहुँच जाओ। तो धीरे धीरे अपना गेम में ही इतना मन लग गया कि 2 साल 12 तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, मतलब बस फॉर्मेलिटी की पढ़ाई।
और सबसे बड़ा इसका आज हम कल एक्चुअली हमको भी पता चला है, वो 1 महीना की तैयारी में ये 75% इंटर मिला है। वो क्या कहते हैं, वो सबसे अच्छा हमको लगा। वो लाइन बताओ कैसे। हाँ जी, तो आपको जैसे बताया कि 11th-12th मैंने कुछ पढ़ा नहीं, यहाँ पटना में क्रिकेट खेलता रह गया। तो उसके बाद प्री बोर्ड होता है 12th का, तो प्री बोर्ड की एग्जाम देने के लिए गया कि मैं पास भी हो सकता हूँ कि नहीं, ये जांच करने के लिए। तो प्री बोर्ड में मैं फेल हो गया। उसके बाद आज तक जीवन में फेल हुआ नहीं था मैं। 10th में मैं 90% लाया था। तो ये मुझे धक्का लगा इस चीज़ का कि मैं फेल हो सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की। 1 महीने के अंदर अपने आप को इस सिचुएशन पे लाया कि 72%, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, बट फेल से बेहतर तो कहा ही जा सकता है कि आप एक अच्छे पोजीशन पे अपने आप को ले आए 1 महीने के अंदर। तो उसके बाद फिर एडमिशन की बात हुई कि किस कॉलेज में एडमिशन करवाया जाए, क्योंकि IIT JEE ऑब्वियसली नहीं निकला, क्योंकि हम 12th में भी 1 महीने पहले फेल हो रहे थे। तो JEE निकालने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो वो नहीं निकला। बट मैंने एक चीज़ अच्छा करने की कोशिश की कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा 1 साल इंतजार करके, और तैयारी नहीं करूंगा। डायरेक्ट मैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन ले लूंगा, क्योंकि जिस तरह की तैयारी थी मुझे नहीं लग रहा था कि 1 साल तैयारी करने के बाद भी फिर से मैं JEE निकाल पाऊंगा। तो इसी बीच में क्या हुआ, एडमिशन एक प्राइवेट कॉलेज में जयपुर में हमारा RIT में हो गया। लेकिन कॉलेज जाने से 1 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में भयानक वाला क्या ही बताऊं, मतलब 3 महीने तक मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। उस एक्सीडेंट के बाद मेरा राइट हैंड पे पूरा ट्रक चढ़ गया था, फुल्ली लोडेड विथ गिट्टी। तो पूरा ट्रक चढ़ गया राइट हैंड पे, तो क्रश हो गया वो, लगभग मतलब बचा ही नहीं था। लोकल डॉक्टर्स ने बोला हाथ काटना ही पड़ेगा। लेकिन पटना में आके यहाँ एक अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने हाथ एटलीस्ट बचा तो लिया, बट थंब नहीं बच पाया। तो इस तरह से 3 महीने मैंने हॉस्पिटल में गुजारे वहाँ पे। फिर विचार आया कि अब इंजीनियरिंग करके क्या ही कर पाएंगे, बहुत सारे उधेड़-बुन हुआ। तो लेकिन फिर भी डिसाइड हुआ कि इंजीनियरिंग में जो एडमिशन हो चुका है उसे कंप्लीट किया जाए। तो वो कंप्लीट कर लिया मैंने किसी तरह से। उसके बाद फिर जॉब नहीं लगी, क्योंकि प्राइवेट अब कॉलेज से इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स की आप संख्या देखो तो करीब 5-10 लाख इंजीनियर्स हर साल निकलते हैं, और इतनों को जॉब मिल पाना लगभग इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जॉब नहीं मिली हमारे कॉलेज में, ना कोई कंपनी ढंग की आई, ना किसी की भी प्लेसमेंट नहीं हुई। तो आफ्टर दैट हमने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो और मेरा बैक लग गया था बीटेक में 2 पेपर में, तो वो भी क्लियर करना था। डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई, 4 साल हो गया। अब हर तरह से मैं टेंशन में आ गया कि अब करा क्या जाए। फिर मैंने सोचा कि बैक तो निकालेंगे तभी डिग्री होगी, अदरवाइज तो 4 साल बर्बाद हो गए। फिर मैंने सोचा कि जॉब भी नहीं लगी, डिग्री भी नहीं हुई है, तो इस टाइम में कहीं किसी स्कूल में एज ए टीचर काम कर लूं, ताकि फिर जब पेपर होगा बीटेक का वो क्लियर करके उसके बाद एज ए इंजीनियर नौकरी कहीं पे लूं। तो फिर इसी बीच में क्या हुआ कि मैं कंपनीज में अप्लाई भी करता था अपना बैग छुपा के कि आई एम बीटेक क्लियर, आई वांट जॉब। तो इसी बीच में मुझे गुड़गांव में एक कंपनी में जॉब लगी। तो और बीच की कुछ संघर्ष की कहानी और रह गई है, मैं भूल गया था, वो भी ऐड कर देता हूँ। तो जॉब नहीं, फिर यहाँ पे मैं पटना में फिर एक जॉब स्टार्ट किया था 8,000 रुपये पर मंथ। तो ये मेरे जीजा जी का ही था फॉर्म, जो कि कंबाइंड वेंचर था ई-रिक्शा कंपनी की। तो मैं वहाँ पे ई-रिक्शा में बिहार का पूरा देखता था, लेकिन अब कहने को तो पूरा बिहार का देखता था, बट एज ए मैकेनिक आप समझ लो कि वहाँ मैं काम करता था। तो करीब 6 महीने वहाँ पे एज ए मैकेनिक काम किया, वहाँ मन नहीं लगा। फिर मैं यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो गया कि वहाँ कुछ देखूं ढंग का करियर अपॉर्चुनिटी। अब हम इसके पीछे पीछे चलते गए, ये यहाँ से गया, इसके पीछे पीछे ताल से ताल मिलाते गए इसका। तो फिर दिल्ली में करीब नोएडा में 15-20 दिन जॉब ढूंढा मैंने, करीब 25-30 रिजेक्शन मिले इंटरव्यूज में, कहीं जॉब नहीं लगे। 2 मिनट बाद बोल दिया जाता था कि ओके वी विल कॉल यू, वी विल इन्फॉर्म यू व्हाट हैपेंस इन इंटरव्यू इफ यू आर रिजेक्टेड। तो ये सब करते करते मैं परेशान हो गया। फिर
मेरे भैया ने सजेस्ट किया कि आप एसएससी की तैयारी, जनरल कंपटीशन की तैयारी क्यों नहीं करते। फिर मैंने वो कर भी नहीं सकता था मैं, क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं था मेरा। मैंने जैसे बताया बीटेक में मेरा बैक था, तो वो तो मुझे पता था कि मैं वो चाह के भी नहीं कर सकता हूँ अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। तो फिर भी मैंने फैमिली प्रेशर में ये मान लिया कि मैं तैयारी करता हूँ, बट बैक एंड से मैं ये कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, और लग भी गई। 1-2 महीने कोशिश करने के बाद रिविगो कंपनी थी एक, उसमें जॉब लगी मेरी। 3 साल करीब उसमें मैंने जॉब किया, 6 महीने गुड़गांव और 2.5 साल जयपुर। इसी जॉब के बीच मुझे प्यार का एक, क्या कहते हैं, बुखार, उसको बुखार कहते हैं। हाँ, ऐसा कुछ हुआ। मैंने एक लड़की के साथ रिलेशन में आया, और लास्टली वही एवरी लव स्टोरी का जो होता है, सैड ब्रेकअप एंडिंग, बुरी तरह से उसने मतलब धोखा देके मुझे झकझोर दिया, चली गई। इसके लाइफ उसके बाद फिर ऐसा लगा मुझे मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। फिर मैं नशे पत्ते के चक्कर में चला गया। मैंने जयपुर से जॉब रिजाइन करके घर चला गया और नशे में डूब गया। आप समझ लो कि जो भी गांव घर में आजकल चलता है, भांग, गांजा, दारू, ये सारी चीजें करने लग गया, क्योंकि जिंदगी से मुझे कुछ अब लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ कर पाऊं। जो भी कर रहा था सब असफल होता जा रहा था। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो जिंदगी चलनी नहीं है। फिर गांव में ही रहते हुए मैंने सोचा कि, और पापा की इच्छा थी कि गुंजन मेरा ऑफिसर बने, और उसके लिए इतना असफल होने के बाद भी पापा मेरे हमेशा पीछे खड़े रहे, नहीं गुंजन तुम कर लोगे, कुछ ना कुछ तो कर लोगे। पूरी दुनिया खिलाफ थी, लेकिन पापा को भरोसा था कि गुंजन कर लेगा। इतना, अगर आप एक नॉर्मल आदमी हैं, नॉर्मल इन द सेंस कि मिडिल क्लास गांव के, वो भी जैसा बताया कि एकदम देहात वाले गांव के आदमी हैं, इतना मेहनत आपने बच्चे के पीछे किया है, तो हम लोग मिडिल क्लास भी नहीं कर सकते हैं, मिडिल क्लास से भी नीचे का हो जाएगा, गरीबी कह सकते हैं। हम लोग गरीबी से उठने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम। तो फिर भी उन्होंने हमेशा मेरे पीछे खड़े रहे कि नहीं तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, तुम अब भी करो। इतना अनसक्सेस होने के बाद भी वो हमेशा कभी एक बार मुझे उल्टा नहीं बोला होगा कि तुम नहीं कर पाओगे। तो इतना भरोसा उनका था, और इतने के बावजूद भी जो खर्चा हो रहा था वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके कि नहीं तुम पढ़ो, ऐसा कर रहे थे। तो फिर मैं भी भिड़ गया, दिलो जान से भिड़ गया एसएससी की तैयारी करने के लिए। फिर मुझे पता चला कि एसएससी सीजीएल करके कोई गवर्नमेंट वैकेंसी हर साल आती है, जिसमें 5-6 हज़ार वैकेंसी हर साल आती है, तो जॉब उसमें प्राप्त किया जा सकता है मेहनत करके। तो अब मेरे पास तो रिसोर्स भी नहीं था कि बाहर जाके कहीं खर्च करके बढ़िया फैसिलिटी में तैयारी करूं। तो मिनिमम जो उपलब्ध था, मैं गांव में घर पे रह रहा था, तो वहीं से कुछ किया जाए। तो YouTube पे बहुत सारे ट्यूटर्स ऑनलाइन मतलब आने लग गए थे उस टाइम, तो मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया और एसएससी का सिलेबस देखा, फुल्ली सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद चौथे अटेम्प्ट, 3-4 अटेम्प्ट लगे मुझे इसमें, लेकिन फर्स्ट 2 अटेम्प्ट तक पापा साथ थे। फिर भी उनको भरोसा था कि नहीं हुआ फिर भी अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश हम लोगों ने पापा को खो दिया। मेरे फाइनल रिजल्ट आने से 6 महीने पहले अचानक से उनको हार्ट अटैक आया पापा को, और वो चल बसे। मतलब इतना, जिस आदमी का आपके पीछे भरोसा हो, हाथ हो, आशीर्वाद हो, वही आपके सक्सेस को ना देख पाए तो अधूरा रहता है। और यही अधूरा रह गया हमारा। हमने एक पोस्ट अचीव तो की है, बट वो देख के खुश होने वाला, जो सबसे ज्यादा खुश होने वाले व्यक्ति थे, वही नहीं देख पाए। तो इसका अहमियत उतना नहीं रह गया मेरे लिए, ईमानदारी से बताऊं तो। बट उनकी इच्छा थी, तो मैंने वो एटलीस्ट उनके जानने के बाद भी अचीव करके एक संतुष्टि है कि हाँ कुछ उनकी इच्छा पूर्ण की मैंने, उनके जाने के बाद ही सही। तो यही कहानी थी। और हीरो की जॉब लगने के बाद चेन्नई में मैं पोस्टेड हूँ एज एक्साइज इंस्पेक्टर अभी मैं। थैंक यू।
जीरो से हीरो का कहानी आप लोगों ने इसी के जुबानी सुना। ये मेरा छोटा भाई है जो जीरो से हीरो पे आया है। और अगला वीडियो में आपको कहाँ कैसे पोस्ट का क्या वैल्यू है ये अगला वीडियो में हम बताएंगे। इस वीडियो को हम यही जॉब प्रोफाइल के बारे में बाद में डिस्कस हाँ जॉब प्रोफाइल के बारे में बाद में डिस्कस करेगा, उसका हम कल बनाएंगे। तो इसका क्या कहते हैं, इसी पे हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय, काटो यहाँ से।